गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल वर्क डन किया था। वर्क डन के कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। क्योंकि कल आपने ग्राफिकल मेथड, डॉट प्रोडक्ट मेथड और इंटीग्रेशन मेथड ये सब किए थे। मैंने आपसे बताया था वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर एफ एस कर्व, और क्या बताया था भाई, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स और समेशन ऑफ एफ डी एक्स। ये सब मेथड आपसे बताए थे। अब एक न्यूमेरिकल लेता हूं मैं। न्यूमेरिकल में मैं ये कहता हूं कि एक ग्राफ है, एफ एस कर्व है और ये ग्राफ है, ये एफ एस कर्व है। देखिए यहां मैं इनके पॉइंट लिख देता हूं बेटा। मैंने कहा 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। फोर्स की बात करते हैं, 1, 2, 3। फोर्स इज इन न्यूटन एंड 1 -1 एंड -2। ये कहता है कि फाइंड वर्क डन एज शोन इन ग्राफ। जैसा कि ग्राफ में दिखाया गया है, एफएस ग्राफ को देखते हुए आपने वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो देखिए बेटा, एक बात हमेशा याद रखना कि वर्क डन के लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया अंडर एफ एस कर्व। क्या लगाते हैं? एरिया अंडर एफ एस कर्व, ठीक है। तो एक बात जरूर याद रखिए, यहां मैं लिख देता हूं, एरिया above x-axis then work done is positive। एक लिखना है एरिया below x-axis then work done is negative। ये बात याद रखिए, above x-axis वर्क डन को पॉजिटिव लेना है, below x-axis वर्क डन को नेगेटिव लेना है। देखिए वर्क डन का फॉर्मूला जो हमने बताया था, एरिया अंडर एफ एस कर्व, बस वही निकालना है। वर्क डन इज इक्वल टू, सबसे पहले आप देखेंगे कि ये ट्रेपेजियम बनी हुई है, और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हम क्या कह देंगे, नाम लिख लेते हैं। कर्व है ए बी सी डी ई। कर्व है ए बी सी डी ई, हो गया। अब यहां आपने नाम लिख दिया ए डैश, बी डैश, सी डैश। क्लियर? देखिए सबसे पहले ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ए बी बी डैश ए डैश प्लस, उसके बाद ये एरिया निकालना पड़ेगा। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, बी बी डैश सी। ये तो एरिया अबोव द एक्स एक्सिस था। अब माइनस एरिया ऑफ सी सी डैश ई डी। बस ये करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, प्लस माइनस करना है। और एरिया तो आपको आता होगा, एरिया मैं डायरेक्ट बता देता हूं, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 2 + 3 5 मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1, क्योंकि ये डिस्टेंस 2 है, ये 1 है। 2 - 1 क्या हो गया, 1 हो गया। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस, बेस क्या है 1, मल्टीप्लाई बाई हाइट, हाइट कितनी है 3, माइनस। अब एरिया ऑफ ये निकालना है, ये भी ट्रेपेजियम लग रही है, ये भी ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम है तो
एक पैरेलल साइड यहाँ है और एक पैरेलल साइड इधर है। मेरी बात समझ रहे हो? और अगर ऐसे फाइंड आउट नहीं कर सकते तो इस तरह ले लेते हैं बेटा, यहां से ये डॉट डॉट, ये 4 और ये 5 ऐसे ले लेते हैं। अब क्लियर हो जाएगा। अब हमें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम हो गई, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कह सकते हो, वरना वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर सम ऑफ पैरेलल साइड्स 3 to 5 2 है, और ये क्या है 4 to 5 1, तो 2 + 1 क्या हो गया 3, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच में कितनी है, 0 से -2 जा रहा है तो कितनी है 2 है। -2 नहीं लेनी है क्योंकि हम इसको पहले ही नेगेटिव ले चुके हैं, हमें तो केवल 2 से 2 कैंसिल। ये कितना हो गया 5/2 + 3/2, 5/2 + 3/2 4 -3 क्या आ गया 1 जूल। आपने ऐसे वर्क डन फाइंड आउट। क्लियर? तो इस तरह आप कोई भी किसी भी तरह का की शेप दे दी जाए आपसे और एरिया फाइंड आउट कराया जाए, तो इस तरह आप एरिया फाइंड आउट करके दिखाएंगे। अगर ये कंप्लीट एरिया अबोव द एक्सिस होता तो हम कंप्लीट को पॉजिटिव लेते और ऐड करते हुए चले जाते। ठीक है, अगला भाई मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाता है, ये भी एक न्यूमेरिकल वेरिएबल फोर्स के लिए लिख देता हूं, एन ऑब्जेक्ट moves along x-axis from 0 to 5 by applying a force or force F is equal to 3x square minus 2x plus 7 Newton. Then फाइंड वर्क डन। आपसे ये कहा जाएगा कि आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया गया F और वो x एक्सिस में x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 5 तक मूव कर गया, ये कहा गया। देन फाइंड वर्क डन। अब इस तरह का जब फोर्स आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये फोर्स कैसा है। मैं आपको बता देता हूं बेटा, ये फोर्स आपके पास वेरिएबल फोर्स है। ये कैसा फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेरिएबल मतलब जब आप कहोगे x इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 0 पुट करिए, फोर्स की वैल्यू डिफरेंट होगी। जब आप कहोगे x इज इक्वल टू 1 उस समय x की वैल्यू 1 पुट करिए, फोर्स की वैल्यू अगेन डिफरेंट होगी, x इज इक्वल टू 2 मीन्स फोर्स हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है। व्हेन यहां एक पॉइंट और बताता हूं मैं आपको, वेरिएबल फोर्स acting on body, then work done is equal to integration of f dot dx। ये बात हमेशा याद रखिए कि जो वर्क डन होगा वो इन दोनों का डॉट, ये इंटीग्रेशन होगा, डॉट प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन होगा। ये बात हमेशा याद रखिए बेटा। देखिए w इज इक्वल टू वैल्यू पुट करिए, f की वैल्यू पुट करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 इंटू dx इंटीग्रेशन 0 to 5, क्योंकि इन्होंने कह रखा है कि डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हुआ है 0 से 5 लिख रखा है, ये 0 to 5 समझ आ गया। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, वर्क डन का इंटीग्रेशन 3 हम बाहर ले लेंगे, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन पावर में 1 ऐड कर दो, उसी से डिवाइड करो बेटा। क्लियर? -2 x की पावर 1 है, पावर में 1 ऐड करिए और उसी से डिवाइड करिए, प्लस 7। अब 7 को बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x होता है 0 5। ये इंटीग्रेशन का रूल होता है। हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया,
हमने लगाया x रेज टू पावर n इंटू डी एक्स। फॉर्मूला होता है x रेज टू पावर में 1 ऐड कर दीजिए और उसी से डिवाइड कर दीजिए। x की पावर 1 थी, n थी, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। हमने क्या कहा, यहाँ x की पावर कितनी है 2, 2 प्लस 1 हो गया 3 अपॉन 3। देखो ये लिखा, x की पावर 1 है, 1 ऐड करिए, x की पावर 2 अपॉन 2। देखिए बेटा 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, W इज इक्वल टू, अब रूल होता है अपर लिमिट पॉइंट माइनस लोअर लिमिट पॉइंट। जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया तो x की जगह पर 5 पुट करो। सबसे पहले जहां जहां x लिखा हुआ है 5 रख दीजिए। 5 रेज टू पावर 3 माइनस 5 रेज टू पावर 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 5। यहां तक हो गया। अब माइनस जहां जहां x लिखा हुआ है वहां 0 पुट कर दीजिए। 0 क्यूब माइनस 0 स्क्वायर माइनस 0, तो 0 ही हो जाएगा, वो तो छोड़ दीजिए उसको। देन W इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 3 125। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 125 माइनस 25 प्लस 35 कितना आ गया 135। समझ आ गया। तो इस तरह से आप इंटीग्रेशन मेथड से भी वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हो। और इंटीग्रेशन मेथड केवल और केवल वहां लगाना है जहां फोर्स वेरिएबल हो। कहां लगाना है, जहां फोर्स वेरिएबल हो। समझ आ गया। तो आप इसकी भी एक स्नैप ले लीजिए। अब हम बात करते हैं स्प्रिंग फोर्स की। वैसे तो हम पहले भी बता चुके हैं, पर एक बार फिर बता देते हैं। मैंने कहा ये एक फिक्स पोर्ट है, ये एक सरफेस है। यहां आपने कोई भी एक स्प्रिंग किसी ब्लॉक के साथ बांध रखी है। ब्लॉक का मास m है। आपने कोई भी एक स्प्रिंग ले ली, ये आपने एक स्प्रिंग ले ली, ये इसकी नेचुरल पोजीशन है। क्लियर। अब आप क्या करोगे, स्प्रिंग फोर्स बता रहे हो। हमने क्या किया, स्प्रिंग पर फोर्स लगाया और स्प्रिंग को एक्सटेंड कर दिया। मतलब ये इसकी नेचुरल पोजीशन थी और आपने इसको पुल किया, फोर्स लगाया और आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया x डिस्टेंस। और आप ये भी कह सकते हो कि आपने इसको कंप्रेस कर दिया F फोर्स लगाकर। ये भी तो हो सकता है x डिस्टेंस। आप स्प्रिंग को कंप्रेस भी कर सकते हो, एक्सपेंड भी कर सकते हो। ये क्या हो गया, कंप्रेशन, और ये क्या हो गया, एक्सपेंशन। ये आपकी मर्जी है, एक्सपेंड करो या कंप्रेस करो। आपने कंप्रेस किया तो भी x डिस्टेंस से किया और एक्सपेंड किया तो भी आपने x डिस्टेंस। तो यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं बेटा। हियर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। आप जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे x उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा। या फिर ये भी कह सकते हैं कि x जितना ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा आपको फोर्स भी उतना ही ज्यादा लगाना पड़ेगा। आपको फोर्स भी उतना ही ज्यादा लगाना पड़ेगा। और आप इसको माइनस एफ भी बोल सकते हो, जिसको बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। मैं आपको बता देता हूं, रिस्टोरिंग फोर्स इज दैट फोर्स
which is applied by spring to restore its position, configuration. मतलब ये वो फोर्स होता है जो स्प्रिंग लगा रही है, और किस लिए लगा रही है? टू रिस्टोर इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन को रिस्टोर करने के लिए लगा रही है। समझ आया? मतलब ये स्प्रिंग क्या चाहती है? जैसे आपने आप फोर्स आगे लगाया, ये स्प्रिंग वापस फोर्स लगाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। और कहां लगाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाएगी। आपने इसको यहां पुश कर दिया तो स्प्रिंग फोर्स लगा रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। क्यों लगाएगी? क्योंकि स्प्रिंग चाहती है कि वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन को रिस्टोर करे, वो जिस शेप में थी वो उसी शेप में रहे। समझ आ गया? तो उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। दैट रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। समझ आ गया? एंड माइनस एफ इज इक्वल टू के एक्स। स्मॉल के होता है ये, के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको हम क्या कहेंगे भाई? स्प्रिंग कांस्टेंट कहेंगे। एंड दैट डिपेंड्स ऑन, स्प्रिंग कांस्टेंट किस किस पॉइंट पर डिपेंड करता है? दैट इज नेचर ऑफ मटेरियल, शेप ऑफ स्प्रिंग, लेंथ ऑफ स्प्रिंग। समझ आ गया होगा? इन सभी पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। क्लियर? एंड F इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ के एक्स। जितना हमने फोर्स लगाया था, F लगाया था, वो किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ के एक्स के इक्वल। पॉइंट क्लियर हो गया? अब आपसे ये पूछा जाए, मान लीजिए यहीं पर स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट बताइए, तो आप क्या कहोगे? माइनस एफ अपॉन एक्स। मतलब आप क्या कह सकते हो? न्यूटन पर मीटर। ये इसकी क्या होती है बेटा? यूनिट होती है। समझ आ गया? न्यूटन पर मीटर या डाइन पर सेंटीमीटर। डाइन पर सेंटीमीटर सीजीएस, न्यूटन पर मीटर एसआई यूनिट। क्लियर? अब मैं आपसे ये बता रहा हूं बेटा कि यहां देखिए, अगर आपसे ये कह दिया जाए व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड बाय स्प्रिंग, क्योंकि आपने क्या किया? वर्क डन किया। आप वर्क डन कैसे कर रहे हो? आप फोर्स लगाकर इसको डिस्प्लेस करा रहे हो। जब आपने इसको डिस्प्लेस करा दिया तो आपने वर्क डन किया। जब आप वर्क डन कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो भाई? जब हम वर्क डन कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या स्टोर हो रहा है? एनर्जी स्टोर हो रही है। समझ आ गया? अब आपसे ये पूछा जाएगा पोटेंशियल एनर्जी stored in spring। समझ आ गया? अब पोटेंशियल एनर्जी को बेटा हमेशा U से लिखते हैं। अब हम क्या कहेंगे? लेट dW बी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर स्ट्रेच spring to distance dx। समझ आ गया? स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस को, मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि यहां से केवल यहां तक स्ट्रेच किया गया, कितने डिस्टेंस? dx। देन dw इज इक्वल टू f dx। क्लियर? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करेंगे, हमें पता है dw का इंटीग्रेशन तो f हो जाएगा, यहां ये dw का इंटीग्रेशन w हो जाएगा। f की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। अब माइनस के बाहर ले लिया, x का इंटीग्रेशन पावर में 1 ऐड कर दो, अभी अभी थोड़ी देर पहले किया था, और उसी से डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ गया? w इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स स्क्वायर बाई 2। क्या कहते हैं आप? This work done is stored as potential energy, which is equal to U. This work done is stored as potential energy and called U.
समझ आ गया? दैट इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग। समझ आ गया होगा भाई? एंड हम क्या कह देंगे, वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, एंड नेगेटिव साइन ड्यू टू work done is opposite to direction of applied force। समझ आ गया होगा? नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है, ये वाला नेगेटिव साइन, और इसी को हम एनर्जी का नाम देंगे, यू से लिख देंगे, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग। तो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर हो गई, -1/2 kx। और आप तो वैसे पॉजिटिव भी ले सकते हो, दैट इज एनर्जी इन स्प्रिंग। आप पोटेंशियल एनर्जी को पॉजिटिव भी ले सकते हो, तो इसको भी नोट कर लीजिए, स्नैप ले लीजिए। आगे आता है बेटा कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, तो फिर आप अपने आप में से समझ भी जाओगे। एक डेफिनेशन बताता हूं, इट इज दैट टाइप ऑफ फोर्स in which work done by that force depends on initial and final point, but not depends on nature of path। क्या लिखा है हमने कि ये वो फोर्स होता है, दैट उस टाइप का फोर्स होता है जिसके अंदर जो वर्क डन है वो वर्क डन बाय दैट फोर्स, उस फोर्स के द्वारा जो काम किया गया है, वर्क डन बाय दैट फोर्स डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, बट नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ पाथ। ये डिपेंड नहीं करता कि किस पाथ से गया। समझ आ गया? आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूं। देखिए बेटा, एक एग्जांपल लेते हैं। हमने ये कहा ये ग्राउंड सरफेस है, यहां एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इसको h हाइट पर ले जाना है, ठीक है। मैंने कहा ये जो हाइट है ना, ये h। अब एक तो इसको सीधा ले जाया जाए फोर्स लगाकर, एक कहा जाता है कि इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड सरफेस से एक स्लोप पर लेके जाया जाए। कोई कहता है कि इस ऑब्जेक्ट को स्टेयर्स से लेके जाया जाए। पहुंच गए भाई? कोई कहता है कि नहीं, इसको ले जाने के लिए एक टेढ़े मेढ़े पाथ से पहुंचाया जाए। बहुत सारे पॉइंट हो गए। मतलब हम यहां वर्क डन कर रहे हैं, हम लोअर लेवल से हायर लेवल पर पहुंचाना चाह रहे हैं। जब लेवल की बात आ रही है तो यहां पर फोर्स कौन सा लग रहा है?
ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ आ गया होगा, ग्रेविटी लग रही है बस। अब हमने जितने भी जो केस बताए हैं, हर एक केस में वर्क डन फाइंड आउट करना है। हर एक केस में क्या फाइंड आउट करना है? वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो हम यहां निकाल रहे हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल। ठीक है भाई, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए भाई, सबसे पहले आपने ये कहा भाई इसका वेट कहां लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन, mg। आपने ले जाना कहां है? ऊपर ले जाना है। मतलब आप अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगाओगे F इज इक्वल टू कितना लगाओगे? mg। mg फोर्स लगाओगे तो आप इसको कहां ले जाओगे? ऊपर। तो थीटा क्या हो जाएगा? 0। हम क्या कहेंगे? W1। ये फर्स्ट केस है बेटा, ठीक है। ये सेकंड केस है, ये थर्ड केस है और ये फोर्थ केस है। अलग अलग केस को अलग अलग लिखेंगे। ये हम सबसे पहले फर्स्ट का वर्क डन कर रहे हैं। W इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? mg इंटू h इंटू कोस 0। तो W1 क्या हो गया? mgh। अब आप सोच रहे हो सर ने डायरेक्ट लिख दिया। नहीं बेटा, W इज इक्वल टू f कितना है? mg। कितना डिस्प्लेस करना है? h हाइट एंड कोस 0। क्लियर। हमने कहा ये इंक्लाइंड प्लेन कितना एंगल बना रहा है? थीटा। कितना बना रहा है भाई? थीटा एंगल बना रहा है। हो गया। अब ऑब्जेक्ट को आपने इसके ऊपर ले जाना है। ये ऑब्जेक्ट का वेट कहां लग रहा है भाई? mg डाउनवर्ड। हम क्या करेंगे भाई? इसके रिजोल्यूशन कर देंगे। ये एंगल क्या हो गया? थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? mg कोस थीटा। और ये क्या हो जाएगा? mg साइन थीटा। अब आपको पता है आप A पॉइंट से B पॉइंट पर ले जा रहे हो। अब ये हाइट तो h है, समझ गए। अब आप जो मूव कर रहे हो, अब आपको स्लोप पर ले जाना पड़ेगा। तो ऊपर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा बेटा? F इज इक्वल टू mg साइन थीटा। बोलो लगाना पड़ेगा कि नहीं? तो वर्क डन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? mg साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई AP। कोई प्रॉब्लम है तो बता दो भाई। आप A से B जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? A टू B है। बोलो है कि नहीं? आप mg साइन थीटा की इक्वल फोर्स लगाएंगे क्योंकि आप F ले जा रहे हो, A से B जा रहे हो। तो हम क्या करेंगे? W इज इक्वल टू mg साइन थीटा इंटू AP। W इज इक्वल टू mg साइन थीटा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास? h अपॉन क्या है? हाइपोटेन्यूज AB। AB से AB कैंसिल हो गया तो W2 लिख दो इसको बेटा। क्या आ गया? ये भी mgh। मतलब अगर आप स्लोप से जाओगे तो भी कितना वर्क डन करना होगा? mgh। ठीक है। अब W3 पर चलिए। जब बेटा यहां देख रहे हो, जब आप स्टेयर्स पर चढ़ रहे हो तो बेटा आप क्या करते हो? यूं स्टेप रखते हो और ऐसे चढ़ जाते हो। मतलब आप हाइट पे भी जाते हो और फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाते हो। अब ध्यान से देखना, आपने क्या किया? मान लीजिए आप ये कहते हो कि जो एक स्टेयर है ना, इसकी हाइट h डैश है और ये स्टेयर्स कितनी है? n नंबर ऑफ स्टेयर्स। आप क्या कहते हो बेटा? h इज इक्वल टू n इंटू एच डैश लिख दो। फिर भाई एक स्टेयर की हाइट h डैश है, आपके पास ये हाइट कवर करने के लिए कितनी स्टेयर्स हैं? n स्टेयर्स है। h इज इक्वल टू n इंटू एच डैश हो गया कि नहीं हो गया? अब हम क्या कह रहे हैं? एक स्टेयर ले लेते हैं यहाँ। बेटा आपका वेट आप मान लीजिए यहां हो, आपका वेट है mg डाउनवर्ड। आप यू जा रहे हो, बोलो जा रहे हो कि नहीं? तो आपका जो रिजोल्यूशन करना है, वेट का जो रिजोल्यूशन करना है, किस तरफ करना है बेटा? एक तो क्या करोगे आप? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एक क्या करोगे आप? वर्टिकल डायरेक्शन में। बोलो करोगे कि नहीं? मतलब यहां तो आप एक्स एक्सिस जा रहे हो, यहां कितनी हाइट चढ़ रहे हो? h डैश। बोलो
तो हम क्या कहेंगे कि जो आपका वेट है mg वो कहाँ ले जाना है, हमें ऊपर ले जाना है और डिस्प्लेस किधर करना है, x की तरफ। हम क्या कहेंगे यहाँ फॉर मूविंग ऑन स्टेयर्स mg displays along x and y axis, दोनों एक्सिस में जा रहा है। तो हम क्या कहेंगे भाई, W3 वर्क डन है बेटा, क्या कह देंगे mg डॉट प्रोडक्ट विद x प्लस mg डॉट प्रोडक्ट विद h डैश। क्लियर? डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या होगा बेटा, mg x, यहां तो क्या हो गया cos 90 प्लस क्या लिख देंगे mg h डैश। cos 90 क्या होता है 0, यहाँ क्या होता है cos 0, क्योंकि mg यहाँ ऊपर की तरफ जो फोर्स लगाओगे वो तो h डैश की तरफ जा रहे हैं, पर ये तो x है, वेट कहाँ है नीचे है, तो इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है बेटा 90 डिग्री बन रहा है, तो ये तो 0 हो गया। W3 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा mg h डैश मल्टीप्लाई बाई n नंबर ऑफ स्टेयर्स, यहाँ सीधा m से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ये तो एक स्टेयर का था ना बेटा, एक स्टेयर के लिए तो यही था। अब हमारे पास स्टेयर है n नंबर ऑफ मल्टीप्लाई बाई n, क्या आ गया आपके पास mgh। W3 भी यही आ गया। सेम हम यहाँ पर भी ये कहेंगे कि हमें जब ऊपर जाना है टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, रिजोल्यूशन कर देंगे बेटा। एक तो हो जाएगा mg cos थीटा, एक क्या हो जाएगा mg sin, अगर ये एंगल थीटा है, क्योंकि हमें तो ऊपर जाना है ना, हम इस हाइट पर पहुंच जाएंगे इससे। क्लियर? और जब इस हाइट पर पहुंचेंगे तो एक तो mg cos थीटा है, दूसरा mg sin थीटा। एक किसके अलोंग है x एक्सिस के अलोंग है, दूसरा किसके अलोंग है y एक्सिस के अलोंग है, जिसको h डैश से लिख देंगे। समझ आ गया? तो हम क्या कह देंगे dw भी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, दैट इज mg cos थीटा इनटू x mg sin थीटा इनटू h डैश। समझ आ गया? थीटा 90 पुट करेंगे, cos 90 0 हो जाएगा, तो dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास mg h डैश। क्लियर? फॉर फाइंड कंप्लीट वर्क डन, या h डैश नहीं dh लिख दो, स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइट dh, इसको dx लिख दो। ठीक है? इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, देन w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा mgh, इसको हम w4 का नाम देते हैं। हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पर, हमने जितने भी स्टेप लिए हैं W1, W2, W3, W4, बहुत सारे स्टेप लिए हैं। हर एक स्टेप के अंदर हमने क्या समझा, हर एक स्टेप के अंदर हमने ये समझा कि ग्रेविटेशनल फोर्स से जो वर्क डन किया जा रहा है वो हर बार सेम आ रहा है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। ये डिपेंड नहीं करता कि आप स्टेयर से जा रहे हो, ये डिपेंड नहीं करता कि आप जिगजैग पाथ से जा रहे हो, ये डिपेंड नहीं करता कि आप इंक्लाइंड प्लेन से जा रहे हो, या ये भी डिपेंड नहीं करता कि आप सीधे चढ़ रहे हो ऊपर, कैसे भी चले जाओ। देन ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स हो गया भाई, कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। तो ये बात याद रखिए, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। और भी बहुत सारे फोर्स हैं, जैसे कि आप स्प्रिंग फोर्स निकाल रहे थे, तो ये सब कैसे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स हैं। काफी एग्जांपल्स हम और आगे भी करेंगे, तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, ये पूछा जाएगा कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, दैट टाइप ऑफ फोर्स, दैट फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट बट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ पाथ। सिंपल एकदम उल्टा कर दीजिए, मतलब एक ऐसा फोर्स जो नेचर ऑफ पाथ पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शनल फोर्स,
जो नेचर ऑफ पाथ पर डिपेंड करता है। आपको पता है कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लाते हो, इस पर फोर्स लगाते हो, तो क्या करते हो भाई, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। वो डिपेंड करता है कि इनके कांटेक्ट का नेचर कैसा है, तो किस नेचर से आप उसको लेके जा रहे हो, दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। समझ आ गए? तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो सबसे पहले आप इनको करिए। आज के लेक्चर में इतना ही, कल हम एनर्जी कराएंगे। थैंक यू।